नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इसरो की तरफ से एक मेजर माइलस्टोन हुआ है। दे हैव लॉन्च दी LVM-3 ऑन इनका जो GSAT-7R रॉकेट है उसके ऊपर लॉन्च करा है। एंड दिस इज गोना बी अ मेजर मेजर बूस्ट फॉर द इंडियन नेवी, स्पेशली मैरिटाइम कैपेबिलिटी पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्चेस ऑफ इसरो। पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू इसरो एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू मच मोर। लेकिन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस और इसके आगे स्टेप्स क्या हैं, देखते हैं। नमस्कार प्रतीक भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि भाई। जो बेसिकली यहाँ पे मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो CMS-03 है। और जो रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया गया है उसका नाम है LVM-3 Mark 5, विच इज द डेरिवेटिव थर्ड वर्जन ऑफ द GSAT GSLV। सो बेसिकली ये इशू क्या था कि अब तक जो इंडिया की लॉन्चिंग कैपेबिलिटी थी वो 2-2.5 हजार किलोग्राम तक की थी। Now this is a rocket which can launch at the geosynchronous transfer orbit. वो उसमें it can launch satellites up till 4,000 kg. Now that's a giant leap. और अगर ये वाला रॉकेट आप इस्तेमाल करते हैं फॉर लो अर्थ ऑर्बिट लॉन्च, जहाँ पे जनरली PSLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो 8,000 किलोग्राम के दे कैन लॉन्च सैटेलाइट्स। तो बेसिकली मैं बिफोर आई गेट इनटू द कम्युनिकेशन सैटेलाइट पार्ट, इसमें क्या होता है कि इट हैज टू, अब मैं आपको एक फोटोग्राफ दो भेजा है, इफ यू कैन जस्ट शो दोस फोटोग्राफ्स तो पीपल कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली हुआ क्या है। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग टेक्नोलॉजिकल लीप फॉर इंडिया, क्योंकि हमेशा से ये इशू था कि हेवी सैटेलाइट लॉन्चिंग में इसरो को और भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, एंड दैट दे हैव सक्सेसफुली डन। सो दैट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन। इसको थोड़ा सा अगर आप जूम कर दें, सो दिस इज द लॉन्च व्हीकल Mark 3 M5 वाला। और जो सैटेलाइट लॉन्च किया है इट्स कॉल्ड CMS-03। तो लेट मी पुट इट दिस वे, इसमें दो स्ट्रैप ऑन बूस्टर रॉकेट्स होता है। बेसिकली GSLV का जो ओरिजिनल रॉकेट है उसमें दो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है विद सॉलिड प्रोपेलेंट्स। एक जो कोर्ट स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट है, और एक क्रायोजेनिक इंजन है C-25 विच इज टोटली इंडिजिनियसली मेड। इंडिया का जो क्रायोजेनिक इंजन अभी ये GSLV Mark 3 में इस्तेमाल किया जा रहा है, या जो डेरिवेटिव वर्जन ऑफ द LVM, उसमें वो पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है। नाउ कमिंग टू द कम्युनिकेशन पार्ट, देखिए एक जो आप इसको हटा सकते हैं आदि भाई इफ यू वांट, या फिर इसको रख भी सकते हैं, मुझे लगता है वट एवर यू विश। तो बेसिकली देखेंगे कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया की जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन्स हुआ करता था वॉरफेयर की, या कहीं पे भी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर डॉक्ट्रिन्स होता है, वहां पे खासियत और प्राइमेसी जनरली इंडियन आर्मी को दिया जाता है, एंड नेवी एंड एयरफोर्स हैज, हालांकि वो भी बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, but they have a role of assisting, supplementing, complementing the core strategy, which is always of the army, which is there's nothing wrong in that, which is pretty fine. लेकिन डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बदल रहा है। उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे आर्मी के साथ एयरफोर्स और नेवी का भी इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। नॉन नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक वॉरफेयर हो रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब है आप फिजिकली बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं रहे हो। सो अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को देखेंगे, इसके बारे में भी जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने कहा है कि वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक वॉरफेयर। सो फिजिकली किसी आर्मी पर्सन या आर्म फोर्सेस पर्सनल उस तरफ गया ही नहीं, राइट? तो आपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, आपकी पूरी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि आपकी लॉन्ग रेंज सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल या सरफेस टू सरफेस मिसाइल, वही आपकी ऑब्जेक्टिव्स है। बट एक चेंज आ रहा है। चेंज व्हाट इज द चेंज कमिंग? चेंज बेसिकली ये है कि आपकी जब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आप बढ़ाना चाहते हो एज ए रीजनल पावर, या फिर एक्सपैंड करना चाहते हो एज अ मेजर पावर इन द एशियन थिएटर, तो आपकी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर आपको वो सिर्फ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होने से नहीं होगा।
It has to expand beyond the realm of Indian subcontinent into Arabian Sea, Indian Ocean, Bay of Bengal. वो पहले भी था, ऐसा नहीं कि आज से शुरू हुआ है because of the launch of the satellite. तो एक तो आपको वो that entire sphere of जिसको आप इंडो पैसिफिक बोल रहे हो, so you need to have some kind of a understanding, surveillance. You need to keep a hawk eye on that. उसके लिए आपके जो conventional routes होता है in terms of आपके reconnaissance planes होते हैं, आपके ships होते हैं, उसको एक integrated approach के लिए you require satellites. तो ये basically एक communication satellite है. अब communication satellite does not necessarily mean only sound voice communication. It is voice, data and video, all the three. तो दिस इज पार्ट ऑफ स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस का जो अप्रूवल लास्ट ईयर दिया गया था फ्रॉम द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें 52 सैटेलाइट्स लॉन्च किया जाएगा, आउट ऑफ विच 21 सैटेलाइट्स जो प्राइमरीली होंगे जीटीओ में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, हायर जो सर्कल में लेता है, वो लॉन्च करेंगे इसरो। और बहुत सारे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होंगे शायद, वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सो बेसिकली आउट ऑफ द 52 सैटेलाइट्स जिसके लिए एक प्रपोजल $3.1 बिलियन का सैंक्शन किया गया है, 21 बाय इसरो एंड 31 बाय द प्राइवेट सेक्टर। इसमें आप देखेंगे, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप स्पेस कंपनीज आए हैं, वो अपने खुद के इंजन बना रहे हैं प्राइमरीली फॉर द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, जिसके लिए पहले इसरो जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करता था, पीएसएलवी, अभी भी करता है। अभी तो वो एसएसएलवी इंट्रोड्यूस किया है, स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्चिंग व्हीकल इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। सो प्राइमरीली आप देखेंगे इन द नेक्स्ट 10 years जितने सारे लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च होगा, लायन शेयर वो वुड बी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया। एंड द जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स होंगे वो इसरो करेंगे, और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे चंद्रयान हो या मंगलयान हो या फिर जो वो सब इसरो करेंगे। सो ये जो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स 52 होगा, दीज विल कम अंडर समथिंग कॉल्ड द डिफेंस स्पेस एजेंसी। तो डिफेंस स्पेस एजेंसी इंडिया का जो है वो मिलिट्री सैटेलाइट्स, एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर, वो सब कुछ, और इंटेलिजेंस कलेक्शन, वो पूरा दे टेक केयर ऑफ दैट। तो उसके एज पार्ट ऑफ दैट ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, क्योंकि दिस इज बेसिकली प्राइमरीली फॉर इंडियन नेवी। तो हम लोग जब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात करते हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा एक इजाफा है। एंड व्हाट वी विटनेस इज दैट, ऐसा नहीं कि दिस इज द, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट कोई सैटेलाइट फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन। इंडिया के काफी सारे सैटेलाइट्स ऑलरेडी एप्लीकेबल है जो मिलिट्री के लिए है। अब सम आर डुअल रोल का है, सिविल मिलिट्री दोनों का एप्लीकेशन होता है, और कुछ डेडिकेटेड सैटेलाइट्स है विच आर प्राइमरीली फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो मिलिट्री एप्लीकेशन भी अभी जो लगता है कि वो अभी डेडिकेटेड सैटेलाइट्स फॉर ईच ऑफ द विंग होने वाला है। सो इंडियन नेवी के लिए डेडिकेटेड है। दिस इज नॉट जस्ट कि ऐसा ही नहीं कि आर्म फोर्सेस के लिए। कार्टोसैट्स के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सिविल मिलिट्री दोनों एप्लीकेशंस होता है, कार्टोग्राफी में वो काम आता है। बट एंड दिस इज फॉर मेरीटाइम डोमिनेंस। तो मेरीटाइम डोमिनेंस मतलब यू आर डीलिंग विद रीजन जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। सो उसमें यू आर इंटीग्रेटिंग योर इंडियन कोस्ट गार्ड, आपके इंडियन नेवी, उसके जो 3-4 जो विंग्स है, जो चाहे वो आपके सबमरीन्स हो, सरफेस शिप्स हो, या फिर आपके जो रिकॉनेसाइंस एयरक्राफ्ट होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एस्पेक्ट में ये कहना चाहता हूँ, देखिए क्वाड इज मोर और लेस डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो क्वाड जब मतलब उसका जब अंतिम संस्कार होना बाकी है, बट अदरवाइज उनका सदगति हो गया है। नो, फ्रॉम मलाक्का स्ट्रेट टू से ये जितने सारे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फ्रॉम मलाक्का स्ट्रेट टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू बे ऑफ बंगाल में द एंटायर स्पेक्ट्रम, जहाँ पे कंटेंशन है कि द अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू कम अप। सो यू नीड मेरीटाइम अवेयरनेस फर्स्ट। मेरीटाइम डोमिनेंस is preceded by maritime awareness. तो डोमिनेंस कैपेबिलिटी तब भी आपकी काम आएगी when you are aware of what is happening.
सो उसके वजह से सैटेलाइट्स लाइक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है अराउंड 4000 kg प्लस, इसके पहले जो इस लेवल का था वो 5000 किलोमीटर 5000 kg प्लस वो इसरो ने लॉन्च किया था अरियान से, जो फ्रेंच का है, यूरोप का है। सो बेसिकली मुझे लगता है इसमें भी और एनहांसमेंट होगा सो दैट 5000 6000 किलोग्राम के सैटेलाइट्स इवेंचुअली इंडिया में से लॉन्च हो, और वो होने वाला है। सो टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सैटेलाइट्स, जितने सारे थोड़ा बहुत अभी भी है, ज्यादातर इंडिया खुद के सैटेलाइट से करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एरिया में अभी भी सिविलियन एरिया में काम होता है फॉरेन सैटेलाइट्स। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ से अगर देखें, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस की तरफ से अगर आप देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इसरो की तरफ से अगर आप देखें, और सैटेलाइट सैटेलाइट डेवलपमेंट की तरफ से भी अगर, इसरो डज नॉट नीड एनी रिकॉग्निशन सेपरेटली, उन्होंने बहुत काम किया है। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, अगर कोई फॉलो करना चाहे, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो अभी तक एक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का फोटो ही लगा के रखता है वेबसाइट में, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। एंड लुक एट वेयर इसरो गोज। सो इसरो इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ टेक्नोक्रेट रन ऑर्गेनाइजेशन directly controlled by the PMO, and how much it can make a difference when you don't have layers of no disrespect, but when you don't have layers of bureaucracy in between, बहुत अंतर हो जाता है। and this is a classic example of that. So इससे लेसन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि I have come across brilliant bureaucrats, but it is important that जो वहां पे हो उसको समझ आए कि क्या करना जरूरी है। पेपर वर्क से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रियल वर्क होता है। सो आई थिंक वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और अगर आप देखेंगे, माय लास्ट स्टेटमेंट विल बी दिस। देखिए, एज वी हैव ऑलवेज डिस्कस्ड अर्लियर कि 4 से 10 ट्रिलियन डॉलर वाला जर्नी कम डिफिकल्ट होगा, और डिफिकल्ट होगा तो आपकी डिपेंडेंस भी कम करना पड़ेगा इन एवरी स्फीयर, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशंस, इंक्लूडिंग, भले ही आप बेका साइन किया है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन, वो जो कोऑपरेशन फॉर एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए, बट बियॉन्ड अ पॉइंट नोबडी विल शेयर एनीथिंग विद यू। हर एक का अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो ट्रांजैक्शनल होता है। सो दैट इज व्हाई द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज आर फोकसिंग ऑन हेवियर सैटेलाइट्स, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। बैक टू यू अली। अभी तो नेवी ने काम दिखाया ही नहीं, खेल दिखाया ही नहीं। वो तो बोलेगा अभी तो ये आ गया फिर दिखाएंगे, मेरा नंबर तो अभी बाकी है। बैक टू यू। नहीं नहीं, वो तो है, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड व्हाट वी आर सीइंग दैट इज द फैक्ट दैट दिस इज अ heavy satellites is something which is very important. और इसके अंदर एक और चीज है where you're also talking about if you can actually build an Agni 5 which can go about 5,000 6,000 kilometers, this thing can. There is a very common game in these satellites is that the heavier the satellite you can build, the farther it can take a heavier payload. You can, आपका जो टेक्निकली अगर आप बोले, आप अगर आप anybody who can shoot something into space has ICBM capability. वो एक, nobody says yes or no, but that's the game. But how heavy a thing that you can shoot up, that also matters. ठीक है, तो अगर आप 500 1000 1500 2000 5000 केजी का सैटेलाइट ऊपर फेंक रहे हो, तो it can also be that you're throwing a 4000 kg bomb with a 2000 kg motor at the back. So that's very critical for us going forward. We don't, हम लोग acknowledge नहीं करते, Agni 5 traditionally it is supposed to go up to about 8000 kilometers, but we say 5000 because वो एक limit है. Agni 6 is supposed to be, I mean, global chakkar kaatoing sort of a thing. So that capability is a dual use capability which also needs to come into this thing. So it's obviously a share which happens. तो ये capability हमको build करनी ही करनी है. There is no question about it. Secondly, if you want to do moon missions, you want to do space station missions, you want to do moon mining, ये चीजें आपको चाहिए होंगी, because how to take your equipment up to the moon and do what you're wanting to do, you need to have the heavier satellites or heavier rockets
and that capability. Last point मेरा है is about launching regularity, number of launches. Now we are talking about 50 launches in a year. मेरे हिसाब से we should have 500 launches in a year. So that scalability भी हमको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, where we are able to launch that numbers. एक छोटा सा मैं आपको देता हूँ इसमें एग्जाम्पल. टोटल 100 रॉकेट्स अगर लॉन्च होती हैं साल में, ठीक है, इस दुनिया से 96 आर लॉन्च्ड बाय इलॉन मस्क. ओके, 2 or 3 are launched by China, and the rest is the rest of the world. Okay, so if there are 100 launches in the world, 95 to 96 are just plain Elon Musk. See the capability of that entrepreneur. Over to you. देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग यूएस ने किया है काफी टाइम से. इट हैज अलाउड द प्राइवेट सेक्टर. अभी इंडिया में इट्स ओनली 2020-21 में जो स्पेस पॉलिसी आया, सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है. यू हैव मेजर स्काई रूट, अग्निकुल, फिर बहुत सारे और भी कंपनीज है जो वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है. 500 तो पता नहीं, but I think from 50 it will not be very difficult to reach 100 very soon, जहाँ पे 50% of the launches will be by the private sector space startups. दूसरी चीज है कि ये जो 4000 किलोग्राम लॉन्चिंग कैपेसिटी, आई थिंक LVM Mark 3 जो है, LVM 3 Mark 5 M5 है. दिस इज ह्यूमन रेटेड व्हीकल, मतलब गगनयान में भी ये इस्तेमाल किया जाएगा. एंड आपने सही कहा कि इवेंचुअली आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे और भी बढ़ाना पड़ेगा, फ्रॉम 4000 to 10,000 टू प्रोबब्ली टाइम यहाँ पे 15,000 किलोग्राम होगा. अल्टीमेटली देखिए, मैंने बहुत पहले एक बार एक शो में कहा था टेलीविजन में, बिफोर द स्पेस पॉलिसी केम अप, उसके बाद काफी ईमेल्स आए थे मेरे पास. तो उसमें मैंने कहा था कि द प्राइवेट सेक्टर हैज टू बी गिवन दैट, वो फील्ड छोड़ दीजिए, वो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट वाला. एंड इसरो शुड ओनली फोकस ऑन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, जहां पे आपके लिए मून, चंद्रमा विल बी अ पिट स्टॉप. मतलब यहां से आप वहां जाओगे, रिफ्यूलिंग करोगे, देन यू मूव टुवर्ड्स द आउटर स्पेस. दैट हैज टू बी योर विजन. मतलब टाइम लगेगा, इसमें 30-40 साल लग जाता है, बट दैट इज द वे यू शुड गो. योर डेस्टिनेशन इज नॉट मून, योर डेस्टिनेशन इज द आउटर स्पेस वेयर मून इज द पिट स्टॉप. एंड देन इनवेरिएबली आपकी ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आप मून से बहुत सारे मिनरल्स ला सकते हो. जो फंडामेंटली आपके जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स है, वो बदल सकता है. बिकॉज देयर आर मेनी अननोन अननोन्स. We don't know what we don't know about minerals which are existing on the moon, and how can they fundamentally alter the dimension of how things work. जैसे rare earth minerals ने बहुत कुछ बदल दिया. You may have some very different things available there, and you have to wait. You can't wait. You have to be one of the firm prime movers. So वो vision चाहिए. वो vision आज it appears that the government is looking towards that. हाँ, इसमें टाइम लगेगा. इसमें you cannot say कि before the next election it will happen, but they are working towards that. और उसमें नहीं तो आप सोचिए, जो 52 स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स होगा, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस के जो 52 सैटेलाइट्स है, उसमें से प्राइवेट सेक्टर विल लॉन्च मोर सैटेलाइट्स देन इसरो. तो इसरो को हेवियर वर्क दिया जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो ये अग्नि और इसरो की बात किया, हाँ, ये सब चीजों में एक सिविल मिलिट्री एप्लीकेशंस होते हैं, दोनों ही एप्लीकेशन है. एंड दैट इज व्हाई बहुत टाइम आप मिलिट्री में रिसर्च में अगर आप स्पेंड करोगे, उसका एक स्पिन ऑफ डेरिवेटिव होता है फॉर सिविलियन एप्लीकेशन आल्सो, एंड वाइस वर्सा. स्पेस एजेंसी इज बेसिकली डुअल पर्पस. ये कोई कह नहीं सकता कि सिविलियन एप्लीकेशन के लिए स्पेस. ये साइक्लोन से भी आपको बचाता है, ये आपको मिलिट्री थ्रेट से भी बचाता है. और एक टाइम शायद आदि भाई, अगर आप देखें रशिया का जो रिसेंट लॉन्च हुआ, एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, वो घूमता रहेगा सैटेलाइट की तरह. वो घूमते घूमते जिस दिन आप उसको टारगेट, आप कैसे उसको
ट्रैक मतलब यू आपके जो एडवर्सरी होगा, रशिया के जो एडवर्सरी है, उसको 24/7 एक डेडिकेटेड टीम रखना पड़ेगा टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट मिसाइल जो घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, उसका कोई काम नहीं, उसका काम ही है घूमना। फिर एक दिन बोलेगा तुम जाओ, एंड आई थिंक यू वुड सी, गुड और बैड, आज से 30-40 साल बाद यू मे सी कि सैटेलाइट्स की तरह मिसाइल्स भी घूम रहा है, और उसमें भी एक छोटा सैटेलाइट लगा हुआ है कि जब तक तुम मिसाइल ना बनो तब तक सैटेलाइट का काम कर लो, और जिस दिन तुम्हारा टाइम आएगा उस दिन आप मिसाइल बन जाओ और चले जाओ। वो होगा एक अल्टीमेट सिविल मिलिट्री एप्लीकेशन। यस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। सो इन दैट वे, फैक्ट दैट इसरो लगातार काम कर रहा है फॉर इम्प्रूविंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। अब लोग सोचिए, एक टाइम था जहां पे साइकिल के पीछे रॉकेट लेके जा रहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम, तो वहां से टुडे हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड, इट्स अ बिग थिंग। एंड आई एम श्योर इन द नेक्स्ट से 5 years यू वुड सी 5,000 प्लस 6,000 प्लस केजी के सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। बैक टू यू आदित्य। नहीं, वो तो है, that will be there, and one of the things that we will also see going forward is that it's going to be very interesting where private players will also start coming in. So hope for the best in that aspect as well. I believe I'm forgetting the name of the startup. They're going to launch their first vehicle by in the next about 3 to 6 months. I mean, क्या नाम है उनका? नहीं, वो नाम स्काई रूट होगा या अग्निकुल। Yeah, Agnikul or Skyroot. I think Skyroot is launching. I mean, kudos to all these guys. They're doing fantastic. And by the way, if you see the space map of India, every state has a space startup. Every state. So we are in for good times. There's no question. And my regards to everybody in ISRO. They're truly guys, bureaucrats who deserve a salute. यस, ब्यूरोक्रेसी ने भी इसमें काम किया है, नो डाउट अबाउट दैट, आई विल नॉट डिनाई दैट। दूसरी चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो ये कि इसरो इज नाउ मेंटरिंग। इसरो इज नॉट एक्टिंग एज अ कॉम्पिटिटर, इसरो इज मेंटरिंग दी स्टार्टअप्स टू बिल्ड देम अप, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, एंड दैट इज व्हाट इसरो शुड डू। इसरो, अभी तो इसरो का काम ही है बच्चों को थोड़ा बड़ा करो और मैं सीरियस काम में चला जाऊं, बड़े काम पे के लिए। लास्ट में एक ये है कि अगर आप देखेंगे मतलब रेवोल्यूशन एंड मिलिट्री अफेयर्स जो कहा जाता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है दैट नेवी टुडे इज बिकमिंग, आई विल नॉट से इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट कहना गलत होगा, बट नेवी की एक अलग से रोल है विच इज नॉट एनी मोर अ सप्लीमेंट्री रोल ऑफ द आर्मी, फॉर द आर्मी। आप देखेंगे नेवी के खुद के सैटेलाइट्स होंगे, नेवी के खुद के एयरक्राफ्ट हैं, नेवी के खुद के एवरीथिंग है, बिकॉज अल्टीमेटली whether you talk about maritime trade, whether you talk about maritime dominance, whether you talk about military issues or geopolitics, it is not about conquering the land, but your dominance on the sea, dominance in the sea. So sea has become, coming back, sea is becoming the most important aspect again. So That's true. Navy, I'm sure how Navy's role is changing, where you never know, a time aayega where each will supplement and complement each other, which is there. I'm not saying कि वो नहीं है, but Navy के अलग से एक रोल होंगे, और इसी वजह से आप देखेंगे इवन फॉर द एयरफोर्स, इवन फॉर द नेवीज, जो नेवी के खुद के एयरफोर्स है, एयर विंग है, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर आप उस हिसाब से देखें तो नेवी के जो पीएचआई पोसाइडन है, मिग-29 के है, डोकलाम गलवान के टाइम दे वर डिप्लॉयड दिस साइड, और लोग बहुत सारे टाइम ये एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि फ्रॉम कारगिल वॉर टू ऑपरेशन सिंदूर, द साइलेंट रोल ऑफ इंडियन नेवी, उसकी इसकी प्रेजेंस इन अरेबियन सी, वो एक अलग प्रेशर क्रिएट करता है, वो दिखता नहीं है बट वो है। बैक टू यू। Yep. And on that note, thank you so much for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families, and let us know what you guys think in the comment box. Also, one when
if you guys want to contribute towards the channel, check out the description. Namaskar.